नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। और आज भारतीय बाजारों में आप कह सकते हैं शुरुआती कारोबार में कुछ वॉलेटिलिटी थी, लेकिन बढ़त पर कारोबार अब कायम है। करीब 35 अंकों का इजाफा निफ्टी आपको दिखा रहा है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा आज बैंकेक्स की एक्सपायरी, उस लिहाज से कुछ एक्शन सेकेंड हाफ में और जोर दिखा सकता है। कल एक जोरदार सत्र वैसे था, ऑल कर्टसी आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज। मिड कैप्स का क्या हाल है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल आपको याद होगा दोपहर में कुछ मुनाफा वसूली आई थी। आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वॉलेटिलिटी आज सुबह में खूब देखी गई है निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स दोनों में ही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से अगर आप ध्यान देंगे तो फिलहाल ये फेवरेबल हो चुका है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी थी वो एविडेंट है स्क्रीन पर। अब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ही सही, लेकिन ज़्यादा है। आपके लिए लेकर आते हैं इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स, वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दरअसल आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया है, तेज़ी और मंदी की तरफ। तो तेज़ी में आज रिलायंस, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल वाले ट्रेड्स हैं। वहीं बैंकों में आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लिए लेकर आएंगे हमारे सभी जानकारों के रिटर्न्स। देखते हैं यहाँ पर क्या कमाई बनती हुई दिखाई दी है। कल और आज के बीच अमित आगे बढ़े हैं, करीब 3% तक की कमाई इनकी। दूसरे स्थान पर हरीश है 1.38% के रिटर्न्स के साथ और 4.5% की कमाई के आसपास, 4.25% के आसपास कमाई के आसपास रुचि ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी फिर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ, लेकिन क्लियरली कल के मोमेंटम और मौजूदा लेवल से कुछ भी ऊपर रहेगा तो वो रिकॉर्ड हाई ही रहेगा। 23,766 के आसपास निफ्टी थोड़ा सा स्टेडी दिख रहा है। हमारे जानकारों की आज रणनीति क्या रहेगी उस पर आते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, कल एक जोरदार सत्र था और दोपहर में हम बात भी कर रहे थे किस तरह से इन मिड कैप बिग बॉय बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया। आज के लिए अप्रोच क्या रहेगी? डेफिनेटली मैम, हमने कल एक स्मार्ट रिकवरी देखी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और आज के सत्र में देखें तो देयर इज कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ। थोड़ा सा निफ्टी स्टॉल जरूर किया बैंक निफ्टी, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। अच्छी बात यह है कि रिलायंस आज निफ्टी को हेल्प कर रहा है। तो किसी की पोजीशन है निफ्टी में तो बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस पोजिशनली अब रहना चाहिए 23,650 का। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर किसी की पोजीशन है, इट्स ट्रेडिंग एट स्पॉट इन 52,600, तो 52,1 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। निफ्टी में मुझे लगता है 850 900 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। रही बात फ्रेश पोजीशन की, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा 10 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। पोजीशन है तो होल्ड करें और नहीं है तो एक डिप की वेट करें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए बाय ऑन डिप्स में एक अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा। रुचित, आप भी बाय ऑन डिप्स करना प्रेफर करेंगे? एक्चुअली ओवरऑल तो ट्रेंड मार्केट्स का काफी स्ट्रॉन्ग है। हम देख रहे हैं कि जो भी करेक्शंस भी आ रहे हैं वो एक स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन आ रहे हैं, जहाँ पे कल ब्रॉडर मार्केट्स में हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा था। लेकिन क्योंकि इंडेक्स हैवीवेट्स में अभी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है, चाहे जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर्स अब तक रहे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या चुनिंदा आईटी नेम्स हो, इवन इंश्योरेंस स्पेस जो अब तक चला नहीं है, वहां पे भी एक अच्छे मूव्स हम देख रहे हैं। सो आई थिंक ये जो रोटेशंस हो रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक, इसके कारण हमें नहीं लग रहा है कि सिग्निफिकेंट कोई डाउन मूव हमें मार्केट्स में देखने मिलेगा। सो आई थिंक बेटर है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। जो स्टॉक्स या सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें छोड़ दे, बट लेकिन जहां पे आउट परफॉर्मेंस है, अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, आई थिंक कनो उनका सिलेक्शन करके अभी भी अच्छे ट्रेडिंग के मौके करंट लेवल्स पे है। ओके, हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्ष सर जी। जैसे रुचित ने बताया, मुझे लग रहा है कि मार्केट स्ट्रेंथ है बिल्कुल, कहीं पे भी बिग वाली का कुछ रीजन नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन है, जो जिस तरीके से कल ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूस रहेगा आगे भी जाके। 23,800 to 900 लेवल्स जल्दी देखने मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लार्जली तेजी का ही ट्रेड, टिप का फायदा उठाने की सलाह हमारे सभी जानकार दे रहे हैं। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। हरीश का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कौन से ट्रेड्स दरअसल इस समय ये होल्ड कर रहे हैं और नया क्या आएगा उसकी बात होगी। एक तो पहले तो भारत डायनामिक्स, इन्होंने एग्जिट किया, 1700 का टारगेट था। गोदरेज इंडस्ट्रीज अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के साथ भी इस समय ये बने हुए हैं। हरीश, आपका नया ट्रेड क्या है? हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि एक मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, जो मुझे लग रहा है कि एक
क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश बाइंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और टारगेट्स रहेंगे 1920 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1745 का। 1920 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, 1745 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बाय साइड का ये ट्रेड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपके लिए। अच्छा, इस बीच लोकसभा में स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ये फ्लैश आप देख रहे हैं एनडीए की ओर से। हम सब जानते हैं कि ओम बिरला जो प्रीवियस सरकार में स्पीकर थे, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और विपक्ष की ओर से कांग्रेस के ओल्ड टाइमर के सुरेश उम्मीदवार हैं। उस प्रोसेस में जो भी उभर कर आएगा उस पर सभी की नज़रें बनी रहेंगी। कार्रवाई वैसे लोकसभा की शुरू हो चुकी है, एफआईआई। चलिए अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और रुचित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दिखाइएगा कौन कौन से ट्रेड्स रुचित के दरअसल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और फिर आगे बात करेंगे कि नया ट्रेड वो कौन सा जोड़ने वाले हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये जो रुचित ने कल दोपहर में जोड़ा, उसके साथ ये बने हुए हैं। मजगांव डॉक, एफिल इंडिया में इन्होंने एग्जिट किया। एमआरपीएल भी अच्छा ये होल्ड कर रहे हैं। तो दो ट्रेड्स हैं। रुचित भी फिर एक ही ट्रेड जोड़ पाएंगे। रुचित, क्या रहेगा वो? ये आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस में काफी अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग से ही ऑलमोस्ट सभी सीमेंट स्टॉक्स में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेंडेड मूव सीमेंट स्टॉक्स में नियर टर्म में देखने मिल सकता है। तो रैमको सीमेंट विद इन दिस स्पेस खरीदारी की सलाह है। करंटली 889 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हुए हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए। 850 के स्टॉप लॉस के साथ रैमको सीमेंट्स खरीदारी करें 960 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 60 टारगेट रहेगा रैमको सीमेंट। आज फिर से सभी सीमेंट कंपनियां नई ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम इस पूरे पॉकेट में आज साफ तौर से देखने को मिला है। तो ये फिलहाल आपके लिए। अच्छा, इस बीच वापस लोकसभा चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह टू सेकंड द मोशन। महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री राजीव रंजन सिंह एलएस लालन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान टू सेकंड द मोशन। लोकसभा की कार्रवाई पर नजरें रहेंगी। वहां पर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी और स्पेशली वो स्पीकर पद का जब चुनाव होगा तब वापस लौटेंगे। थोड़ी देर में दरअसल वहां पर वो वाला एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा और ट्रेड्स उन्होंने क्या कल से आज कैरी किए हैं और आज की तैयारी क्या रहेगी ये स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगभग 3% के ट्रेड का रिटर्न अमित ने अपने नाम वैसे कर लिया था। दिखाइएगा प्लीज। अमित, नया ट्रेड आज का क्या होगा? फॉर सम रीजन वो हम आपका पोर्टफोलियो फायर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो दरअसल या तो एग्जिट कर लिया या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज फ्रेश ट्रेड अमित क्या है? जी मैम, हम सीएससी में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं। लगभग 161 का इसका प्राइस है। काफी अच्छा प्राइस एक्शन है यहाँ पे। तो सीएससी बाय करें। 157 का स्टॉप लॉस रहेगा और 172 के टारगेट्स के लिए सीएससी। 72 का टारगेट सीईएससी में बाय साइड का ये ट्रेड। देखिए, स्टॉक वैसे 6-6.5% के गेंस पर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन बना है। इसके साथ दूसरा ट्रेड अमित अब देंगे या फिर इंतजार करेंगे? जी मैम, थोड़ा सा वेट कर लूंगा। ओके, थोड़ा समय बाद दरअसल वो नया ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ लिया है। उसके क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उसका जायजा कुछ ही देर में लेंगे। लेकिन आज नजरें बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। आपको याद होगा सुबह में ही हम मेंशन कर रहे थे कि सूत्रों के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आ रही कि बैंक दरअसल एक QIP ला रहा है, 5,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है। साथ ही FY 25-26 में शायद जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उनकी प्रमोटर्स के हाथ में कितना होना चाहिए उसको अचीव करता दिखाई देगा।
इसी पर बात करने के लिए दरअसल हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ सक्सेना साहब जुड़ गए। सक्सेना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो पुष्टि कर पाएंगे कि आप लोग क्या जल्द ही एक QIP की तैयारी कर रहे हैं? थैंक यू। यस, हमारा देखिए कैपिटल रेस प्लान है इस साल के लिए, जिसमें हमने अपने बोर्ड में एक प्रपोजल रखा है एंड हमारे बोर्ड ने उसको क्लियर किया है एंड अभी हम और रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें, उस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो एट दी अपॉर्चून टाइम हम इस साल में QIP रेस करेंगे। ये जो नंबर आप बता रहे हैं ये हम जैसे राइट टाइम आएगा तो राइट टिकट साइज, उस टाइम हम दोनों चीजें, टाइम और टिकट साइज, हम अपॉर्चुन टाइम पे ही डिसाइड करेंगे। तो इस समय क्या बैंक को ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है या फिर ये प्राइमरीली सरकार थोड़ी सी हिस्सेदारी, उनका स्टेक डाइल्यूट होगा, उसके लिए QIP आएगा? तो अगर आपका सवाल का डायरेक्ट उत्तर ये है, अगर मेरा आज CRAR देखते हैं तो मैं 16% ऊपर है, तो रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन से हम काफ़ी कंफर्टेबल रेशो पे बैठे हैं, तो इमरजेंट नीड नहीं है। बट जो मैंने गाइडेंस हम अपने लिए इस साल में कि हम अपना CRAR 16% से ऊपर ही रखेंगे, बिकॉज ये अच्छे समय है। अच्छे समय में हमें प्रोविजनिंग लेके अपना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ये हमारा विचार है और रेगुलेटर की भी गाइडेंस इसके अराउंड हमें टाइम टू टाइम मिलती आई है। तो अगर मुझे अपना CRAR इस लेवल पे रखना है तो मुझे ग्रोथ के लिए भी आगे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये मद्देनजर रखते हुए मेरे पास दो मोटिव्स हैं। एक, मेरा गवर्नमेंट स्टेक 86.46 पे खड़ा है, तो इसको 75% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग है वहां तक लाने के लिए मेरे को कैपिटल रेस का करना पड़ेगा। ये एक ट्रांच में नहीं होगा, इसको मेरा मानना है 2 से 3 ट्रांच हमें लग सकती हैं। बट एज आई सेड, जैसा अपॉर्चुन टाइम आएगा और अपॉर्चुन मोड हम डिसाइड करेंगे, QIP है कि कोई और मोड है, वी विल टेक अ कॉल इन ड्यू कोर्स। बट यस, इन दिस ईयर हमने बैंक ने, अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हम उसको लीवरेज करके हम डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और वहां से हम कैपिटल फंड रेस इस साल में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ओके सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना गाइडेंस लगभग 5% काटा लोन ग्रोथ का। अब वो लार्जली MFI सेगमेंट को केटर करते हैं और उनको ये सेंस हुआ है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब के कुछ इलाके हैं जहां पर रीपेमेंट्स में डिले हो रहा है, MFI में थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। आप लोग जब बात करते हैं, क्या इस तरह का स्ट्रेस का आभास हुआ है? क्या ये एक चिंताजनक स्थिति उभर कर आ सकती है? तो देखिए, हमारे हमेशा ईयर ऑन ईयर अपने ग्रोथ टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो भी हम ग्रोथ अचीव करते हैं उसमें हम हमेशा माइंडफुल रहते हैं कि हम एक लोन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एसेट क्वालिटी, उसमें स्ट्रेस लोन बुक में अगर बन रहा है तो ये हमें हमेशा हमारा कंसर्न रहता है और उस पर हम माइंडफुल रहते हैं। तो कुछ सेक्टर्स, कुछ सेगमेंट्स जो रहती हैं उसमें हम इसको एड्रेस करते हैं अपनी अंडरराइटिंग से। तो आज मेरी अगर आप सैंक्शनिंग देखते हैं तो मेरा ऑलमोस्ट 70% लोन्स जो रिटेल सेगमेंट में है, रैम सेगमेंट में, वो हमने सेंट्रलाइज किया है और वहां पर ब्रांच से वो सैंक्शनिंग हटा के हमने एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल्स क्रिएट कर रखे हैं, जहां पर बेटर ड्यू डिलिजेंस होती है और बेटर प्रोसेसिंग स्किल्स हमने दे रखी हैं। और आगे चल के ये कवरेज में हम 70% से और इसको बियॉन्ड बढ़ाएंगे और जो नई ब्रांचेस भी हमारी बैंक की खुल रही हैं उसको हम इससे मैप करेंगे। तो जो ब्रांचेस आगे चल के सिर्फ सोर्सिंग ऑफ बिजनेस का एक मेन काम रहेगा वो करेंगी, और साथ साथ जो कस्टमर सर्विस है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सर्व करना है, वो वाला काम उनका रहेगा। जो प्रोसेसिंग, ड्यू डिलिजेंस और सैंक्शनिंग है, ये बैक ऑफिस में होगी, जहां पर हम एक ओवरऑल क्वालिटी और स्ट्रेस अपना मेंटेन करके चलेंगे। तो फिर क्या एग्री और MSME सेगमेंट में आपको भी इस समय स्ट्रेस दिख रहा है और उस लिहाज से फिर अंडरराइटिंग आप लोग कर रहे हैं? तो देखिए, ये तीनों सेगमेंट्स जो रैम के हैं, इसमें
कई फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो सिलेक्शन ऑफ बोरोवर्स है वो एक प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। तो हमने अपने अंडरराइटिंग कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे रिटेल अगर सेगमेंट की बात करेंगे तो हम सिबिल स्कोर से अगर एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से अगर नीचे किसी का सिबिल स्कोर है तो हम अंडरराइट नहीं करते वो लोन। तो ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडरराइटिंग हमने बनाए हुए हैं हर सेगमेंट में। उसको हम मेंटेन करते हुए चलते हैं तो हमारी ग्रोथ के साथ-साथ एसेट क्वालिटी और जो स्ट्रेस है वो वेल मैनेज्ड होके रहता है। तो फाइनली फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अज्यूमिंग एग्री और एमएसएमई में थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर कुछ चिंता आ सकती है, बाकी की लोन ग्रोथ किस तरह की रहेगी, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं वही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही उदाहरण लूंगी, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट करीब 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। क्या आप भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो देखिए आपके क्वेश्चन दो पार्ट हैं। मैं पहला पार्ट लेता हूं जो ग्रोथ का है। तो ग्रोथ में हमने हाई डबल डिजिट नंबर 16% की क्रेडिट ग्रोथ रही है हमारी लास्ट ईयर, और आगे वाले कमिंग ईयर में हमने ये गाइडेंस अगेन 17 to 18% की ग्रोथ हमने क्रेडिट की अपने लिए रखी है, विद इन विच जो रैम सेगमेंट है रिटेल एसेट एग्रीकल्चर और एमएसएमई, इसमें हमने 21% ग्रोथ अचीव करी है और हम इसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें हमारा ओवरऑल अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो मेरा रैम में 60% है मेरा लोन बुक और 40% कॉर्पोरेट में रहेगा। तो ये रेशियो हम आगे चल के 1-2 बेसिस पॉइंट हियर देयर, बट ये 60-40 का रेशियो मेंटेन करेंगे क्योंकि रैम में मेरे को अच्छा यील्ड मिलता है। तो नंबर 1। नंबर 2, आपका क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग, can you please repeat the question? क्रेडिट सर, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ओके, सो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए आज अगर मैं अपने बैंक का एग्जांपल लेता हूं तो मेरा जो एवरेज कासा शेयर है वो मैं 50% से अबव मेंटेन करता हूं। तो उसमें मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है। और लेकिन जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं जब क्रेडिट ग्रोथ एक्सीड करती है डिपॉजिट ग्रोथ में, सो उतने डिपॉजिट एक्रीशन नहीं हो रहा है जितना क्रेडिट बढ़ रहा है। उस केस के अंदर देयर इज डेफिनेटली सीवियर कंपटीशन अराउंड द डिपॉजिट, बिकॉज बैंक रिक्वायर्स द डिपॉजिट। तो उसमें टर्म डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स में हमने देखा है इजाफा होता है। तो मेरे को भी अपने रिटेल सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनको अपने पास रिटेन करना है, तो उनको मुझे आउट ऑफ कंपल्शन वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है मार्च 23 का वो नंबर 3.70 था मेरा। जी हाँ। और जो मार्च 24 हमने क्लोज किया उसमें ये 4.34 है, तो अराउंड 64 बिप्स ये बढ़ा है। बट अगेन एज आई सेड, जो पब्लिक सेक्टर का एवरेज कासा शेयर है वो अराउंड 44% है, बट वी आर मेंटेनिंग अ हेल्दी कासा शेयर ऑफ 50% प्लस। सो वो जो डिफरेंशियल मुझे मिलता है दैट इज एक्चुअली मेरी नेम वगैरह एडवर्सली इंपैक्ट नहीं होती है। श्रेया सक्सेना जी हमारे लिए समय निकालकर ये सभी डिटेल्स देने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ FY25। अच्छा, इस बीच लोकसभा से सीधा अपडेट आता हुआ कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। ये अभी अभी ताज़ा खबर आ रही है, याद रखिएगा ये दूसरी मर्तबा है कि ओम बिरला कुछ ही देर में लोकसभा स्पीकर की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। मोदी 2.0 में ये स्पीकर थे और अब तीसरी इस मोदी सरकार या फिर NDA की सरकार में ये स्पीकर की भूमिका में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। Shri Kiren Rijiju ji. Honorable Speaker, sir, before the business could begin, I would like to thank Shri Bhartruhari Mehtab, who has discharged his duties as Speaker pro tem. He has completed entire proceedings of oath and affirmation very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government,
and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker Pro Tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है,
और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, यह आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्पीकर ओम बिरला को कंग्रेचुलेट करते हुए। अच्छा, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट अब रुचित दे रहे हैं। एमआरपीएल से इन्होंने एग्जिट कर लिया करंट मार्केट प्राइस पर। रुचित, सीधा बताइए, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं इसके साथ? नया ट्रेड आरसीएफ में खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे 187 के स्टॉप लॉस रख के 208 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये नया ट्रेड आया है आरसीएफ 208 का टारगेट। चलिए मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। एक जगह अमित ने खाली रखी है, सीईएससी वाला ट्रेड इन्होंने जोड़ा, 172 टारगेट रहा है सीईएससी का। ये हरीश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नया ट्रेड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 1920 टारगेट, 1745 स्टॉप लॉस, बोरिसल और गोदरेज को कैरी किया है। फिर आएगा आपके सामने अगला रिटर्न का हाल। तो सारे ट्रेड थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं। अमित का पोर्टफोलियो सीएससी, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, 172 टारगेट है और 157 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा, जब इन्होंने मेंशन किया था अच्छी तेजी में था, 1.5%, उसके बाद और चढ़ा ये काउंटर। अब रुचित ने आईडीएफसी फर्स्ट को कैरी किया, ऐड किया रैमको सीमेंट, 960 का टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस, और आरसीएफ अभी जोड़ा है 208 का टारगेट, 187 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, तो मैक्सिमम गेन्स आईडीएफसी फर्स्ट और आपके आरसीएफ में बनते हुए। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में है देखिएगा। इस समय अमित 5% के रिटर्न्स पर आ गए हैं, हरीश अब -0.88% और रुचित अभी भी -4.23% के रिटर्न्स पर है। लेकिन देखते हैं आगे स्थिति क्या बदलेगी। 1 बजे एक अपडेट फिर लेकर आएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।